हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट को बना के डाला है। बहुत छोटा वीडियो है, 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। देखो, मैं इस लेक्चर को छोटा ही कहूंगी। आपको अगर चीजें पूरी तरह से ढंग से समझना है तो बड़े बड़े वीडियो ही बनाए जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी रील बना के डाल दी और आपको समझ में आ जाए। आपको अगर चीजों को अंडरस्टैंड करना है तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेंगे, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। छोटे 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 टुकड़े में चीजें समझ में नहीं आती है। तो हमने कल पढ़ लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्मेट में, वो मैंने सिखा दिया था। वो हम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रही हूँ तो मैंने दो पेयर लिखे हैं और इसके लिए कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 तभी होगा जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी को देखेंगे तो क्या होगा, कोई भी नंबर आएगा। ये 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, 0 है। तो हमारे लिए कंडीशन क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। दोनों साइमल्टेनियसली 0 ना हो, इस बात को हमने इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। हम वर्ड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। हम बोल सकते थे a1 एंड b1 इज नॉट 0 साइमल्टेनियसली, कभी भी साथ में 0 नहीं होंगे। या तो a1 0 हो सकता है या b1 0 हो सकता है, लेकिन a1 और b1 कभी भी साथ में 0 नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दो तरीके से हो सकती है। अब लीनियर इक्वेशन है मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास में ये दो स्ट्रेट लाइन है। लाइन में मतलब क्या है, मैं इसको कहीं भी इंक्रीज कर सकती हूँ। हालांकि पेन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं कहीं भी इंक्रीज कर सकती हूँ, है ना। दोनों डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने लाइन सेगमेंट तो लिया नहीं है। अब ये जो लाइन है ये कैसी हो सकती है, या तो ऐसी लाइन हो, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये इसको कहीं ना कहीं कट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो क्या करती है, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती है। अब ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन क्या हो रही हो, एक के साथ एक के ऊपर एक ही चल रही हो। जैसे कि एक रे आ रही है तो उसमें बहुत सारी रेज रहती हैं, रेज, नंबर ऑफ रेज रहती हैं जो एक ही साथ आ रही है ओवरलैप होते हुए। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप है, इसका मतलब ये जिस पॉइंट से जा रही है वो भी, ये भी उसी पॉइंट से जा रही है, ये जिस पॉइंट से जा रही है ये भी उसी पॉइंट से गुजर रही है। तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड, एक दूसरे एक के ऊपर एक होना। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ये लाइन जा रही है ऐसे और इसके पैरेलली दूसरी लाइन चल रही है। अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है कि एक रेलवे ट्रैक है और ये दूसरा रेलवे ट्रैक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तो दोनों ट्रेनें कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। अगर एक दूसरे को मीट करेगी तो क्या होगी, मान लो उनकी टाइमिंग्स में गड़बड़ होती तो दोनों किसी ना किसी पॉइंट पर मिल जाएगी और बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, दोनों पैरेलल चल रही है, मतलब कहीं भी मीट नहीं होती। मतलब मैंने एक रेलवे ट्रैक का एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन किया कि पैरेलल लाइन का भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल लाइन का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। चाहे मैं इनफाइनाइटली इसको इधर लेफ्ट इधर की साइड इंक्रीज करूं या इधर की साइड पे इंक्रीज करूं, तो ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। तो हमारे पास में किसी पैरेलल लाइन के लिए केवल तीन ही केस पॉसिबल है, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या वो क्या होगी, कोइंसाइड होगी, या वो क्या होगी, पैरेलल होगी। कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। अब इस बात को थोड़ा सा ग्राफिकली समझाती हूँ, फिर एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे तीन ग्राफ बना दिए हैं, क्योंकि मुझे तीन ही सिचुएशन मिल सकती है अगर मेरे पास में पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। पहले ये सिचुएशन क्या मिल सकती है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अगर मैं इस लाइन को इनफाइनाइट तक ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी तो ये लाइन एक पॉइंट पर कट करेगी। ये
कॉन्साइड वाला एग्जाम्पल है जिसमें एक लाइन जस्ट दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी डार्क करके बनाई है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये दो लाइन है जो कि एक के ऊपर एक कॉन्साइड हो रही है। और ये जो थर्ड पेयर मैंने बनाया है लाइन का, ये है पेयर ऑफ लाइन विच इज पैरेलल। ये पैरेलल है, इसको मैं इनफाइनाइटली कहीं भी इंक्रीज करूं ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये तीन ही केस पॉसिबल है। अब इस तीन केस के पॉसिबल होने के लिए हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि इसका एक ही पॉइंट ऐसा होगा, एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इसमें हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो इसका हर पॉइंट, एक लाइन का हर पॉइंट या हर कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दूसरी लाइन के हर कोऑर्डिनेट, दूसरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या दूसरी लाइन का हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहली लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं उन कोऑर्डिनेट को उसमें प्लेस करूंगी तो वो इक्वेशन क्या आएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, वो इक्वेशन क्या है, जीरो के बराबर है, तो हम उसकी एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट कॉमन ही नहीं है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये दो इस तरह की लाइन होगी, इस तरह की लाइन की इक्वेशन होगी, तो वो क्या होगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी। ग्राफिकली भी कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, एल्जेब्रिकली भी कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, उसको हम एल्जेब्रिकली समझेंगे। अब यदि मान लो, तो मेरे को यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, जब मेरे पास में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो मेरे पास में दो कंडीशन क्रिएट हो गई है। एक तो कंडीशन क्या हो गई है, मुझे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो जहां पर सॉल्यूशन भी कैसे मिल रहे हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो दो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो है जो कि कोई सॉल्यूशन देती नहीं है, जो एग्जांपल है पैरेलल लाइन का, और एक दो एग्जांपल वैसे मिल रहे हैं जिसमें हमको एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिलता ही है, वन से ज्यादा भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो उस लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, ऑफ पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बट यहाँ से भी सवाल आते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है ना। अब यहाँ पे जो एटलीस्ट वन हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में, वो भी दो तरीके से हो गया है, दो तरीकों में डिवाइड हो गया है। एक तरीका क्या है जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, और दूसरा तरीका क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये दो तरीके में डिवाइड हो गई है। तो हमको इस तरह के तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सिस्टम मिल गए हैं जिसमें एक में यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब ग्राफिकली तो हम देख करके बता सकते हैं, कोई भी लीनियर ऑफ कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड देन यू कैन फाइंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट।
और यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हम इन दोनों के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं। लेकिन एल्जेब्रिकली भी हमारे पास कुछ तरीका होता है जिसको हम इक्वेशन को देख करके या इक्वेशन में कुछ सॉल्यूशन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस इक्वेशन ये किस तरह का सिस्टम है, ये क्या कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और कंसिस्टेंट है तो भी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफ को देख कर तो अगर ड्रॉ किए हुए ग्राफ मिल गए तो उनको देख कर तो हम इजीली पहचान जाएंगे कि ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें क्योंकि कौन साइड लाइन है तो मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और ये क्या है नो सॉल्यूशन का केस है। लेकिन ग्राफ नहीं दिया हो तो ग्राफ प्लॉट करने में टाइम लगेगा। तो एल्जेब्रिकली हम कैसे फाइंड करें कि हमको जो सिस्टम गिवन है वो क्या है, तो हम उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट के रिलेशंस को रेशियोज को निकालते हैं। उन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है तब वो कंसिस्टेंट होता है, क्या नहीं होता है तब वो इनकंसिस्टेंट होता है, ये अब हम समझेंगे। तो बच्चों हमको जब भी कोई पेयर ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तब साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तब हम उनके कोफिशिएंट के रेशियो से ये पता लगा सकते हैं कि ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। पहले तो कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट की बात करते हैं। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मतलब पहली इक्वेशन का a1 दूसरी इक्वेशन के a2 के रेशियो निकालेंगे, पहली इक्वेशन के b1 से दूसरी इक्वेशन के b2 का रेशियो निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल ना हो, वो भले c1/c2 के इक्वल हो भी सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है, हमको सिर्फ क्या देखना है, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में जो सिस्टम होगा वो कॉन्सिस्टेंट होगा। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बताओ ये दो लीनियर इक्वेशन है कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आपको वहीं से जवाब देना आ सकता है। ये एमसीक्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पता लगाना कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या किस तरह का सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इसके लिए थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा। अभी भी हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि दूसरा पेयर दिया हो, उसके लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आएगा। देखो ये सीधी सी बात है कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है, ये वाला केस अलग है। लेकिन अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल है, तीनों ही कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल हैं, तब ये तब भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। लेकिन उस वक्त हमको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अब जो लास्ट केस है उसमें a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल हो, c1/c2 के इक्वल नहीं हो, ये याद रखना, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये वाला केस बन जाएगा, तो इसके इक्वल नहीं होगा, तब हमारे पास में जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के केस में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये इस टाइप की लाइन जो होगी, जब नो सॉल्यूशन का केस होता है तो पैरेलल लाइन होती है, अभी हमने ग्राफिकली देखा था। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं मतलब लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, कोइंसाइड है मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोइंसाइड लाइन होगी। अगला जो है, अगर कंसिस्टेंट है और केवल एक ही सॉल्यूशन नजर आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, वो अभी हमने ग्राफिकली देखा था। तो ग्राफिकली जो चीजें हमने देखी थी वो हम एल्जेब्रिकली भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए एक दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल लूंगी, एक एग्जाम्पल यूनिक सॉल्यूशन का, एक एग्जाम्पल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का और एक एग्जाम्पल नो सॉल्यूशन का लूंगी, फिर हम नेक्स्ट उस पर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन। तो मैंने ये तीन एग्जाम्पल्स लिखे हैं। हमको ये पता लगाना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसी है, कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इनकॉन्सिस्टेंट है तो आपको पता ही इनकॉन्सिस्टेंट के तो सॉल्यूशन ही नहीं होंगे।
तो हम उससे ये भी बता पाएंगे कि ये पैरेलल लाइन है या ये कॉन्सेड लाइन है या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमको सारी इंफॉर्मेशन देना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करना है, ये 2x प्लस 3y पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेना है। मैं डायरेक्टली लिखूँ क्योंकि समय वेस्ट होता है, मैं वापस से इसको कॉपी करूँ फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ सॉल्यूशन। दूसरे इक्वेशन को भी मैं क्या लिखूंगी, 6x प्लस 5y, इसको इधर लेके आऊंगी तो -11 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास में a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -7। इसी तरह से मैं a2 को देखूंगी तो a2 कितना है 6, b2 है 5 और c2 है -11। इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो x को हटा के जो है वो a1 है। तो यहाँ पर अब हम इसका रेशो निकालेंगे। a1 अपॉन a2 कितना है 2/6, इसकी वैल्यू आ रही है 1/3। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 को कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3/5। अब तीसरे केस पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही रेशो क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा, ये जो सिस्टम होगा कॉन्सिस्टेंट होगा। पहली बात तो कॉन्सिस्टेंट होगा, और क्योंकि ये C1 अपॉन C2 के इक्वल है ही नहीं, या मतलब कोई और रिलेशन आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों ही रेशो अलग हो गए ना। तो यहाँ पे बात सारी खत्म हो गई। यहाँ पे हमको बोलना है ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। और लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। अगर इन दोनों लाइन को मैं प्लॉट करूं किसी ग्राफ पर तो ये लाइन किसी एक पॉइंट पर कट करेगी और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसके तरीके हम बाद में सीखेंगे। अभी तो हम सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना और सारी प्रॉपर्टीज को देखना सीख रहे हैं एल्जेब्रिकली। नाउ मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल में फिर से हम जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है। 9x प्लस 15/2 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब हम वापस से वही करेंगे, a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल्स टू 5, c1 इक्वल्स टू -11। साइन के साथ लेना है, कोफिशिएंट को साइन के साथ लेना है। देन a2 will be equals to 9, b2 will be equals to 15/2 and c2 will be equals to -21. Now you have to find a1 upon a2. a1 upon a2 कितना आएगा, a1 upon a2 will be equals to 6/9। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। b1 upon b2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5/2। ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको इनटू में लिख देती हूँ। ये हो गया 5 1 जा 5 3 जा, अगेन यू विल गेट 2/3। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, तो आपको चेक करना पड़ेगा c1 अपॉन c2। जब तक आप c1 अपॉन c2 नहीं चेक करोगे तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि लाइन कौन साइड है या पैरेलल है। अगर ये C1 अपॉन C2 के इक्वल है तो ये लाइन क्या है, पैरेलल, कौन साइड है, सॉरी कौन साइड है। और यदि C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो आपको A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाता है B1 अपॉन B2, तो आगे की स्टेप पे जाना है C1 अपॉन C2 फाइंड निकाल करना है। अगर ये दोनों अनइक्वल आते हैं तो आपको अगली स्टेप पर जाना ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। अगली स्टेप पे जाकर के देखेंगे क्या आएगा, C1 अपॉन C2 विल बी इक्वल्स टू -11 अपॉन -21। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 अपॉन 21। क्या ये इक्वल है 2/3 के, क्या ये 2/3 के इक्वल है। तो ये जो सिस्टम हो गया
हमारे पास में जो सिचुएशन आई है वो आई है A1/A2 विल बी इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये वाला थर्ड केस आ गया है, और ये थर्ड केस आया है, इसका मतलब ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का सिस्टम होता है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, या हम दूसरी बात बोले कि ये होती है पैरेलल लाइन। तो हम तीनों बात का आंसर दे पा रहे हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, -3x + 4y - 5 = 0, 9/2x - 6y + 15/2 = 0। अब हमारे पास में है A1 = -3, B1 = 4 एंड C1 = -5। A1 = 9/2, B1 = -6 और C1 = 15/2। ये हमको मिल गए। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है A1/A2। तो क्या हुआ, A1/A2 कितना है, -3/9/2। आपको पता है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 × 2/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आपको मिल गया -2/2। दूसरा रेशियो निकालेंगे B1/B2, 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 B1 की वैल्यू है 4 और B2 की वैल्यू है -6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यू विल गेट -2/3। ये दोनों इक्वल आ गए, तो आपको थर्ड केस पे जाना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो आपको C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप बोलते थे कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए तो आपको थर्ड केस चेक कर कर ही आंसर देना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो थर्ड केस में क्या है, C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी है, -5 एंड C2 की वैल्यू है 15/2। अगेन बात वही है कि 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, -5 × 2/15 एंड 5 1 जा 5 3 जा, यू विल गेट -2/3। तो हमारे पास में क्या हुआ, A1/A2 विल बी इक्वल्स टू B1/B2 will be equals to C1/C2 will be equals to -2/3। तीनों केस में सेम रिजल्ट आ गया। तो हमारा ये सिस्टम कैसा हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और ये सिस्टम कैसा है, पहला बात तो हम रिपोर्ट करेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। दूसरी बात हम रिपोर्ट करेंगे कि लाइन कैसी है, कौन साइड है, लाइन कैसी है, कौन साइड है। और तीसरी बात हम रिपोर्ट करेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, तीनों ग्राफिकली समझाया कि सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं, फिर मैंने एल्जेब्रिकली आपको सिचुएशन बताई। हालांकि सिचुएशन को डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन डिराइव करना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिराइव नहीं करवाया। तो इसको डिराइव नहीं करवाया, हमने डायरेक्ट सिचुएशन को लिया, उठाया और वहां से कंपैरिजन करके एल्जेब्रिकली फाइंड कर लिया कि ये सिस्टम कैसा है। तो उसके मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब ये 3 एग्जाम्पल करवाना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। आपको मेरे साथ में मैथ्स सीखने में सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखाए बगैर कभी भी मैथ्स सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कॉन्सेप्ट आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है, फिर आपके ऊपर आप उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हो। इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।